बुलंदशहर मेरठ रोड पर एक जगह है गुलाबठी। गुलाबठी की तरफ से एक व्यक्ति अपनी बाइक लेकर बड़े आराम से इत्मीनान से जा रहा था, निकल रहा था। उसे न कोई फ़िक्र थी, ना कोई उसे चिंता थी किसी चीज़ की। बस वो अपनी गाड़ी पर मस्त जा रहा था। अचानक ही गोली चलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो समझ नहीं पाया कि गोली किसने चलाई है और किस पे चलाई है। फिर दूसरी गोली की आवाज़ आती है, तीसरी गोली की आवाज़ आती है और एक के बाद एक लगातार जब गोलियों की आवाज़ आ रही थी तो बाइक पर सवार वो व्यक्ति कुछ ही दूर चलता है और गिर जाता है। गिरने के बाद गोली चलाने वाला उसके पास पहुंचता है और एक दो गोलियां और मारता है, मारकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर के बाद उस रास्ते से जो लोग निकल रहे थे और उन गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे वो भी मौके पर आकर देखते हैं तो एक सब इंस्पेक्टर है, 2 स्टार है, उसका नाम पढ़ते हैं। उसके नेम प्लेट पर नाम लिखा हुआ था नरेंद्र सिंह चौहान। उसकी उन दोनों बागपत में पोस्टिंग थी। बस नरेंद्र सिंह चौहान का नाम जब ये थाने पहुंचता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तो लोगों की ज़ुबान पर एक घटना जो पूरे देश में बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी वो एकदम तरोताज़ा हो जाती है, यादगार हो जाती है। और हर किसी की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है। इस घटना को, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी बहुत भावुक हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। इस घटना ने न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि उन दोनों कांग्रेस की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी, वो तक विचलित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और इसमें लाखों लोगों को जेल में जाना पड़ा था। ये घटना वाकई अपने आप में बहुत भयावह घटना है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत की। बागपत फ़िलहाल ज़िला है, लेकिन उन दिनों वो मेरठ के अंडर में आता था, उन दिनों मेरठ ज़िला हुआ करता था। बात कर रहा हूँ 18 जून 1980 की। दरअसल एक एम्बेसडर कार है और एम्बेसडर कार को स्टार्ट करने के लिए ड्राइवर उसकी सीट पर बैठा हुआ है, एक महिला है जो अंदर पीछे वाली सीट पर बैठी हुई है। 3 लोग हैं जो उसे लगातार धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कई बार सेल्फ मारा गया था, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो 3 लोग धक्का लगा रहे थे। इतने ही ज़ोर ज़ोर से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और आवाज़ें कुछ इस तरह की थीं, डाकू डाकू डाकू। वो रहे डाकू। ज़ोर ज़ोर से एक ही व्यक्ति चीख रहा था, एक ही व्यक्ति चिल्ला रहा था। उसने वर्दी पहनी हुई थी और जो 10-12 लोग वैसे थे उन सब ने भी वर्दी पहनी हुई थी, वो भी सब पुलिस वाले थे। जब उस एम्बेसडर कार के नज़दीक जितना वो आ रहे थे उतना ही एम्बेसडर कार को धक्का लगाने वाले अपनी तरफ से जी जान लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ये बस स्टार्ट हो जाए और हम लोग यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि वहाँ पास में ही सिंडिकेट बैंक जो था। आसपास के लोगों को लगता है कि बैंक में लूटपाट हो गई है, डकैती पड़ गई है और शायद ये लोग डकैती डालकर इस यहाँ से माल समेटकर भागने की फिराक में हैं। तभी उन पुलिस वाले ने कहा कि इन्हें मार डालो। बस इतना कहना था कि 3 लोग जो धक्का लगा रहे हैं उस एम्बेसडर कार को स्टार्ट करने के लिए, एक के बाद एक गोली चलती है और तीनों की लाशें ज़मीन पर गिर जाती हैं। अब ड्राइवर के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, वो सोचने समझने की शक्ति उसकी छीन हो चुकी थी। पीछे महिला जो बैठी हुई है उसकी भी सोचने समझने की शक्ति छीन हो चुकी थी। दरअसल वो महिला कुछ और नहीं सोच रही थी, बस ये सोच रही थी काश आज हम लोग नहीं आते तो कितना सही रहता। दरअसल एक सकलपट्टी गांव लगता है, यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर था और ये जो घटनाक्रम था बागपत के चोपले पर, यह घटनाक्रम होता है। बागपत के चोपले पर घटनाक्रम होता है। 16 किलोमीटर दूर सकलपट्टी है, वहाँ पर एक शादी समारोह था और इस महिला का नाम जो बैठी हुई है इसका नाम होता है माया त्यागी। माया त्यागी यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर एक घर बना हुआ था, किराए के मकान में वो अपने पति ईश्वर त्यागी के साथ रह रही थी। उसको आना था इस सकलपट्टी गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए। अब यहाँ से ईश्वर त्यागी ने एक प्लान बनाया, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ जाएंगे तो सही रहेगा। यहाँ से एक किराए की एम्बेसडर करते हैं और उस किराए की एम्बेसडर में रोशन लाल ड्राइवर होता है, साथ ही राजेंद्र दत्त होते हैं और उनके एक और दोस्त होते हैं ईश्वर त्यागी के सुरेंद्र सिंह। तीनों दोस्त उस ड्राइवर के साथ और माया त्यागी यानी कि पत्नी के साथ चले जाते हैं और जाने के बाद उन्हें आज दोपहर में ही एक शादी समारोह में शामिल होना था। लेकिन जैसे ही बागपत के चोपले पर वो पहुँचते हैं 16 जून 1980 को अचानक ही गाड़ी में टायर पंचर हो जाता है। उसका टायर पंचर होना था, गाड़ी रुक जाती है। रुकने के बाद आसपास के लोगों से पूछते हैं कि ये टायर पंचर लगाने वाली दुकान कहाँ पर है। तो कुछ लोग बताते हैं वहीं थोड़ा फासले से है और आप परेशान मत होइए, गाड़ी यहीं खड़ी कर दीजिए, उस टायर पंचर वाले को बुलाकर आप यहीं ले आइए, उसके बाद वो टायर पंचर लगा देगा।
ठीक वैसा ही होता है। टायर पंचर लगाने के लिए वो मौके पर आ जाता है, उसका वो स्टफनी वगैरह खोल रहा था। स्टफनी खोलने के बाद जो महिला है वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, एक ड्राइवर है वो पास में उसके टायर पंचर बनाने वाले के आसपास ही घूम रहा था। इसी बीच में ईश्वर त्यागी कहते हैं कि अपने दोस्तों से कि इतने टायर पंचर लगेगा, चलो हम लोग चाय पी लेते हैं। वहीं पास में थोड़ा सा फासले से एक चाय की दुकान थी। अब ये माया त्यागी अपनी एम्बेसडर कार के अंदर बैठी हुई हैं, शादी समारोह में जाना था इसलिए बहुत ज़्यादा सज धज कर आई थीं। उन्होंने अच्छे खासे जेवरात पहने हुए थे, देखने में वैसे भी बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन मेकअप करने के बाद, अच्छे कपड़े पहनने के बाद, ज्वेलरी पहनने के बाद वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं। गाड़ी के शीशे उतरे हुए थे, खुले हुए थे, वो बाहर की तरफ झांक रही थीं। तभी दो व्यक्ति उधर से गुजर रहे हैं। दोनों व्यक्तियों ने उस कार को देखा। दरअसल बात साल 1980 की है, तो उन दिनों कार किसी के पास भी होना आम बात नहीं थी, बहुत ही ख़ास बात थी। पहली बार तो वो उस कार को देखने के लिए उसके पास जब आते हैं, उस कार के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते उनकी नज़र पहुंचती है उस महिला की तरफ। उस महिला की तरफ देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखकर उन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करते हुए कुछ फब्तियाँ कसनी शुरू कर दी। फब्ती कसते कसते कब उनमें से एक व्यक्ति ने उस लड़की के गिरेबान पे हाथ डाल दिया, पता ही नहीं चला। वो जैसे ही उसके गिरेबान पर हाथ डाला, उस लड़की ने हाथ को झटक दिया। उसकी नई नई शादी हुई थी कुछ ही साल पहले। अब उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं वो लड़के। उस लड़की ने जब उसको धक्का दिया तो धक्का देके वो लड़का एक गिर जाता है। अब जब गिर जाता है उसके बाद दोबारा खड़ा होता है, दोबारा फिर से उस कार में बैठी हुई लड़की के साथ उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अब यही जो चाय पी रहे हैं उनके पति ईश्वर त्यागी, राजेंद्र दत्त उनके जो पति के दोस्त हैं, सुरेंद्र सिंह जो उनके पति के दोस्त हैं, ये दृश्य को अपनी आंखों से देख लेते हैं। वहाँ से दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ते हुए आने के बाद जो लड़का छेड़छाड़ कर रहा था उसको पकड़ते हैं, पकड़ कर पीटना शुरू कर देते हैं। बीच बचाव के लिए दूसरा लड़का छेड़छाड़ में शामिल था, वो आता है तो उसको भी पीटना शुरू कर देते हैं। और वो देखते ही देखते उन दोनों को इतना मारते हैं, मारने के बाद काफ़ी और ये हिदायत देते हैं कि भविष्य में किसी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस इतना कहकर यहाँ से वो लड़के जो थे दोनों भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं, टायर पंचर वाला टायर लगाने की जब पास में आया, उन्हें भागते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ये दोनों क्यों भाग रहे हैं, क्या बात है। तभी उसमें से वो ईश्वर त्यागी कहता है कि वो हमारी जो बीवी हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, मैंने उनको पीट कर यहाँ से भगा दिया है। बोला तुमने जुल्म कर दिया है, बहुत बुरा कर दिया है। दरअसल तुम जानते नहीं हो ये हैं कौन। ये बागपत थाने के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह चौहान हैं और उनके साथ में दूसरे सब इंस्पेक्टर थे जो कि सादा वर्दी में थे। अब ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये बहुत ही खूंखार किस्म का इंसान है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वो कहते हैं कि स्टेपनी, बोले स्टेपनी को छोड़ो, गाड़ी का टायर पंचर तुम्हारे का लग चुका है, मैंने स्टेपनी को बदल दिया है, अब यहाँ पर तुम्हें रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, यदि यहाँ पर रुके तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। ड्राइवर को आवाज़ लगाते हैं, रोशन से कहते हैं रोशन जितनी जल्दी हो सके गाड़ी स्टार्ट करो और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। 9 तो 11 हो जाते हैं। सबके सब गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, लगातार सेल्फ मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेल्फ लग ही नहीं पा रहा था। अब कितनी कोशिश करने के बाद जब सेल्फ नहीं लग रहा है तो कहता है कि साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप लोगों को धक्का लगाना पड़ेगा, धक्का लगाओगे तो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, इसलिए धक्का लगाने का चांस लीजिए। अब ये तीनों मिलकर गाड़ी में धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बेसडर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी तो स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहे थे कि जो 2 लड़के अभी सादा वर्दी में थे, कुछ देर बाद वो वर्दी पहन के आ जाते हैं, उनके हाथों में हथियार होते हैं। अब वो इस बार अकेले नहीं थे बल्कि 10-12 पुलिस वाले उनके साथ होते हैं। और जैसे ही वो उस एम्बेसडर कार के बहुत नज़दीक आ रहे थे, वैसे ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये डकैत हैं, इनको पकड़ो, इनको मारो, इनको ऐसे करो, क्योंकि पास में ही सिंडिकेट बैंक जो था। आसपास के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, गोलियां चलती हैं। गोली चलते ही ईश्वर त्यागी जो माया त्यागी का पति होता है, राजेंद्र दत्त जो उनका पति का दोस्त होता है, सुरेंद्र सिंह जो पति का दोस्त होता है, वो उन तीनों की लाश ज़मीन पर गिर जाती हैं। माया त्यागी को होश नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार कहाँ है, किस हाल में है। जो इस रोशन लाल होता है वो ऐसे ही, वो ज़िंदा और मुर्दा एक जैसे ही था, क्योंकि उसकी हालत देखने दिखाने लायक थी। उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा था, उस सदमे को देखकर वो सदमे में आ गया था, बहुत बुरी तरह से वो सोचने समझने की शक्ति उसकी छीन हो चुकी थी। लेकिन माया त्यागी इतनी ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, और उसका शीशा उस गाड़ी का उतरा हुआ था, उसने उस शीशे को उतरे हुए को उसके अंदर हाथ डालता है और माया त्यागी कुछ बाहर खींचने की जब कोशिश कर रहा था
तो माया त्यागी का दुपट्टा हाथ में आ जाता है। इसके बाद फिर दूसरी तरफ से पुलिस वाला फिर खींचने की कोशिश कर रहा था तो दूसरा कपड़ा खींचकर आने लगता है। इसी तरह से उसके एक एक कपड़े को खींचते रहे, लेकिन माया त्यागी कोशिश कर रही थी कि उस गाड़ी में रहें, तो गाड़ी में रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी, चीख रही थी, लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी कि उन्होंने मेरे पति को, मेरे पति के दोस्तों को मार दिया है, मुझे बचा लो। उसकी चीखने की आवाज़ें बहुत दूर दूर तक जमा होने लगती हैं, लेकिन किसी के कानों तक वो आवाज़ चाहकर भी नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि रोकने वाले, इज़्ज़त को तार तार करने वाले, या कह सकते हैं चीर हरण करने वाले वही थे जिन पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज रक्षक ही भक्षक बन चुके थे। उसके एक एक कपड़े को उसके तन से जुदा कर दिया। उस लड़की के शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं था, और एक भी कपड़ा ना होने के बावजूद भी यहाँ से उसकी चोटी पकड़ते हुए कोई हाथ पकड़ कर खींच रहा है और उसे बिल्कुल बिना कपड़ों के खींचते हुए थाने की तरफ लेके जा रहे हैं। रास्ते में बाज़ार भी पड़ता था। इस बीच में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। वो अपना तहमत निकाल कर उस महिला की तरफ बढ़ाता है कि बहन इसको ले लो। अब वो महिला ने उस तहमत को लेने की कोशिश की, तो इसके बाद उन पुलिस वालों ने कहा कि ज़्यादा हिमायती बनने की कोशिश मत करो, 3 लोगों को वहाँ मार के आएँ, तुम्हें भी जान से मार डालेंगे। वो महिला वैसे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। उसका पति, उसके पति के दोस्त मर चुके हैं। ड्राइवर भी साथ चल रहा है। वो सदमे में है पूरी तरह से, उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। यहाँ से उस माया त्यागी को खींचते हुए थाने लेके जाते हैं। रास्ते में एक और व्यक्ति हिम्मत जुटाकर अपना तौलिया देने की कोशिश करता है, कहता है बहन इससे अपने शरीर को ढक लो। लेकिन उन पुलिस वालों को इस बात की कोई लिहाज नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी। जो कर रहे थे वो भयानक दृश्य को हज़ारों लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। कितने ही लोग थे जो वहाँ पर सड़क के किनारे खड़े होकर ये देख रहे थे आखिरकार ये चल क्या रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। थाने में लेके जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि थाने में जाने के बाद माया त्यागी को एक सींगचे में, एक दरबे में, एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, बंदियों को रखा जाता है, वहाँ बंद कर दिया गया। 3 सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाहियों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया था, ऐसा दावा किया गया था। अब वो सच था या झूठ था, लेकिन ये बात ऐसे ही बताई जाती है। उस महिला को इस थाने के अंदर मारने की पूरी प्लानिंग हो जाती है, उस ड्राइवर को मारने की प्लानिंग हो जाती है। लेकिन बाहर का दृश्य जब धीरे 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 करके लोगों में फैलता है तो लोगों को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार पुलिस वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद थाने तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जो 3 लोग मरे थे उन 3 लोगों के पता निकाला गया, आखिरकार वो हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या मामला है। जब सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई तो घर तक सूचना दी गई थी। ये बताया गया था कि एक सकलपट्टी गांव है, वहाँ के शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये लोग आए थे। उस गांव के भी लोग इकट्ठा होकर यहाँ आ जाते हैं और तब जाकर कहीं इस महिला की जान बच पाती है। लेकिन पुलिस ने एक खेल यहाँ पर ऐसा खेला, उस खेल पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने सब ने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि ये एक गाड़ी लेकर आए थे, डकैती डालने की पूरी फिराक में थे और हमने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जब हमने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब हम पे गोलियां चलानी शुरू की तब हमने इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया। यानी कि पुलिस का एक फेक एनकाउंटर आज कोई नई कहानी नहीं है। एनकाउंटर पहले भी होते रहे हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आप अच्छी तरह जानते ही हैं। लेकिन ये बात अब पूरी तरह से इलाके में फैल जाती है। उस महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। जब दबाव पड़ता है फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर थाने में आए थे। जब थाने में आते हैं तो बात यहाँ के इंस्पेक्टर साहब को पता चल जाती है। इंस्पेक्टर साहब 4 लोगों को उस भीड़ में से, जो नेता बन रहे थे, जो सबसे ज़्यादा अगुवाई कर रहे थे, उन 4 लोगों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उनको बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं कि उन्हें होश नहीं आता। उन 4 को भी जेल भेज देते हैं। लेकिन पुलिस वाले ये भूल चुके थे कि जिन 4 को वो जेल भेज रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि चौधरी चरण सिंह के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, जो इस इलाके से, इस बागपत से सांसद थे, उनके बहुत खास थे, उनकी पार्टी के युवा नेता थे। ये बात फिर चौधरी चरण सिंह जी को पता चल जाती है। जब चौधरी चरण सिंह जी को पता चल जाती है तो वो ऐलान करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इस मामले का निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यदि इस मामले की निष्पक्ष जाँच नहीं होती है तब हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे। उसके बाद 1 महीना कैसे बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। चौधरी चरण सिंह जी ने अपना वादा किया था। उसके वादे के बाद चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव जैसे बड़े बड़े नेता आ जाते हैं
और यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। धरना प्रदर्शन कुछ ऐसा शुरू होता है कि लंबे टाइम तक धरना प्रदर्शन चलता रहता है। पुलिस पर दबाव लगातार पड़ रहा था और पुलिस का दबाव पहुँच जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ थे उन दोनों बीपी सिंह। बीपी सिंह ने इन धरना प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों सरकार उन पुलिस वालों की बात ज़्यादा मान रही थी। जिनके मरे थे उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। जिसकी इज्जत तार तार हुई थी उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया था। हालांकि गनीमत ये रही जब उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंच जाता है तब इसमें पोस्टमार्टम भी होता है और उस महिला का जो मेडिकल परीक्षण भी होता है और मेडिकल परीक्षण से पता चलता है कि उस महिला के शरीर में लगभग 25 ज़्यादा चोट आई थी। और वो चोट तब आई थी, आप सब जानते ही हैं, पुलिस वालों को ये पूरी तरह से बताया जाता है, पुख्ता जानकारी दी जाती है जब ट्रेनिंग होती है कि आप किसी के साथ भी 3rd डिग्री का प्रयोग करेंगे तो ऐसा मारेंगे उन्हें चोट नहीं आनी चाहिए। लेकिन पुलिस वाले इतने वहशी हो चुके थे कि उस महिला को 25 चोटें आई थीं और ये बताने वाले ये भी बताते हैं कि उस महिला के प्राइवेट पार्ट में उन लोगों ने डंडा डाल दिया था, ठीक वैसे ही जैसे निर्भया कांड में उस लड़की के शरीर के अंदर प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड डाल दी गई थी। इतना ज़्यादा ज़्यादती उस लड़की के साथ हुई थी। उन दोनों उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, उन दोनों भारत में भी, इंडिया में भी कांग्रेस की सरकार थी। ये सब ऐसे ही चलता है। जब लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है तब बड़ी संख्या में बताया जाता है, दावा किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह जी की अगुवाई के अंदर लगभग 10 लाख लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था और वो सब के सब एक साथ अपने आप को उन्होंने गिरफ्तार कराया था, गिरफ्तारियां दी थी। और जब इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी होती तब बीपी सिंह कहीं दबाव में आते हैं और उत्तर प्रदेश में एक आयोग का गठन किया जाता है कि इस मामले की जांच करेंगे। साथ ही सीबीसीआईडी से मामले की जांच कराई जाएगी। और जब सीबीसीआईडी से और आयोग से जांच कराई जाती है उसमें पीएन राय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है। और जब जांच होती, जांच में पता चलता है कि पुलिस वालों ने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, झूठी कहानी थी, झूठा फेक एनकाउंटर था। इसमें 10-12 पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं और 10 पुलिस वालों को इसमें सस्पेंड कर दिया जाता है। और सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसमें, लेकिन दिलचस्प बात इसमें एक और है जो मैं शायद आपको बताना भूल गया हूँ, उसको भी मैं थोड़ा सा और बैक लेके चलता हूँ। जब ये कांड हुआ था, जब ये घटना हुई थी तो मुजफ्फरनगर में एक विनोद त्यागी नाम का एक लड़का था जो सिपाही होता है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल होता है। जब उसे पता चला कि ईश्वर त्यागी की हत्या कर दी गई है, उनकी भाभी के साथ बर्बरता पूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो वो विनोद त्यागी कोई और नहीं था बल्कि ईश्वर त्यागी का सगा भाई होता है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है। वो 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने भैया के अंतिम संस्कार में गया था, अपनी भाभी के अंतिम संस्कार में गया था। लेकिन 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ज़्यादा लग जाते हैं। जब वो अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाता तो उसको 17 सितंबर 1980 को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया जाता है। और बर्खास्त करने का एक ही कारण था, उससे कहा गया था कि अपनी भाभी को कहो कि वो शांत रहें, उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, जैसा हम लोग कहते हैं, यानी कि जैसा पुलिस कहती है उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा। यदि पुलिस की बात नहीं मानी तो तुम नौकरी पर नहीं रहोगे। और यही कारण था कि 17 सितंबर 1980 को विनोद त्यागी को, जो ईश्वर त्यागी के यानी कि माया त्यागी के सगे देवर होते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और उसके साथ जुल्मों की कहानी ख़त्म नहीं हुई। उस पर उत्तर प्रदेश, उस पर मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे प्रदेश में लगभग 17 आपराधिक बड़े मामले दर्ज किए गए थे। उसमें ऐसे ऐसे मुकदमे थे जिसमें पूरी ज़िंदगी इंसान जेल में सड़ सकता है। भाई का मर्डर हो जाता है, भाभी बेइज्जत हो जाती है, 17 मुकदमे देवर पर लग जाते हैं कि इसलिए ताकि वो अपनी भाभी को मना सके। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जब हिम्मत नहीं आ रही तो लगातार मामला ऐसे चलता रहा। उधर आयोग की रिपोर्ट और सीबीसीआईडी की रिपोर्ट के हिसाब से साल 1988 में 10 में से 6 पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं। और जब दोषी पाए जाते हैं तो 2 पुलिस वालों को फांसी की सज़ा और 4 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट इलाहाबाद में जब मामला पहुंचता है तो उससे फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन जिस आदमी का कोई दोष ही नहीं था, जिस व्यक्ति का, जिस विनोद त्यागी का दोष नहीं था, उसको साल 2009 तक बर्खास्त ही रहना पड़ता है। हाई कोर्ट 2009 में उस पर लगे हुए जितने भी आरोप थे उनको खारिज करता है और सन 2013 में विनोद त्यागी की जितनी भी सेवाएं थी उनको बहाल कर दिया जाता है, उसे पुनः नौकरी पर रख लिया जाता है। लेकिन जब ये घटना घटी थी, बताया जाता है साल या 1.5 साल के अंतराल की बात है, जब वो पुलिस वाला जिसने छेड़छाड़ की थी वो कोई और नहीं था, जिसका नाम था नरेंद्र सिंह चौहान। वो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए शायद संभवतः बुलंदशहर में आया था। और बुलंदशहर में राखी बंधवाने के बाद जब शाम का
शाम का समय था, तो वो वापस अपने ड्यूटी स्थल पर जा रहा था और जैसे ही गुलाबटी के पास पहुंचता है तो ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चलाई जानी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थीं, कुछ ही देर के बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है, ढेर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत होती है, लोगों को पता चलता है कि नरेंद्र सिंह चौहान कोई और नहीं, ये वही नरेंद्र सिंह चौहान है जिसने माया त्यागी को शरे बाज़ार चीर हरण किया था, दुशासन की तरह उसने अपना ये काम किया था। आज इसकी मौत हुई है तो लोगों ने उसकी मौत पर अफसोस जाहिर नहीं किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शायद अफसोस जाहिर ज़रूर किया होगा। इसी बीच में ये भी बताया जाता है कि कुछ सांसदों ने माया त्यागी को पूर्व प्रधानमंत्री, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनसे भी डायरेक्ट मुलाकात कराई थी। मुलाकात कराने के बाद उनकी आमने सामने बात कराई थी और ये आश्वासन दिलवाया था कि इस मामले में पूरी ईमानदारी से जाँच की जाए और जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाई जाए। लेकिन हमारे देश का कानून कैसा है आप सब लोग जानते हैं, कितना लंबा वक्त लग जाता है किसी भी इंसान को इंसाफ दिलाने में। साल 2021 की बात है, अमर उजाला अखबार में एक खबर छपती है, कुछ लोग माया त्यागी से मिलने के लिए जाते हैं। माया त्यागी आज की तादाद में कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत में है, उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है। ये 21 अप्रैल 2021 को ये खबर अखबार में छपी थी। उस खबर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ जो अमर उजाला में छपी थी कि माया त्यागी बीमार रहती हैं। उन दिनों चौधरी चरण सिंह जी ने, मुलायम सिंह यादव ने और जॉर्ज फर्नांडीज ने, शरद यादव ने, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। 10 लाख के लगभग लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी अपनी। उसके बावजूद भी वो महिला आज गरीबी की हालत में जी रही है। उससे तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि नेताओं ने सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उस मुद्दे को हवा दी थी। उनका कोई मतलब नहीं था किसी की मदद की जाए, जबकि वो लोग चाहते तो उसके परिवार में, जब उनकी सरकार आई थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार आई थी, या फिर चौधरी चरण सिंह जब सेंटर में अच्छी खासी उनकी पोजीशन रही थी और वो चाहते तो बहुत अच्छा उस महिला के लिए कर सकते थे। लेकिन बाद में सिर्फ लोग बातें ही करते रहे, लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा। उसके परिवार ने पहले भी सफ़र किया था, बाद में भी सफ़र किया था, और सफ़र करते करते वो परिवार आज भी बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले जो एक खबर पढ़ी थी, वो अतीक अहमद के बेटे का जो एनकाउंटर किया है झांसी में एसटीएफ ने, उसके बाद जो आपने उस खबर को इतना सारा प्यार दिया है, वो ऐसी खबर है मेरे 1.5-2 साल से जब से मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनानी शुरू की हैं, इतने कम समय में 40-47 लाख लोगों ने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी वीडियो देखी हैं। वीडियो तो इससे ज़्यादा भी चली हैं, लेकिन कम समय में ज़्यादा वीडियो चली है। इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं इसका ऋणी हो गया हूँ, मैं इसका कर्जदार हो गया हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।